Hello and welcome to Major HS Kelsey's Badmi Academy. I am Samir Singhal, your GS mentor, once again with you. And today we are going to discuss about the PYQs of the 2026 CDS1. And in this session, we are going to talk about the questions of geography. So guys, इस सेशन में ज्योग्राफी के उन 20 क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे जो इस बार हमें देखने को मिले हमारे एग्जाम में, और देखेंगे कि क्या सच में वो मॉडरेट टू हाई लेवल था या एक छोटी सी थिंकिंग के साथ छोटे से सोचने के बाद क्या हम उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते थे या एक हम सोचने के बाद रिस्क ले सकते थे उन क्वेश्चंस को करने का। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर कि क्या क्या बातों को हमें ध्यान रखना था while solving these questions. So here is the first question in front of you guys that was asked in this exam, and the question this time is asked from the theory part of geography, where it has asked you about the theories that were propagated regarding the origin of earth. earth का origin कैसे हुआ, earth कैसे बनी, और उससे related जो theories दी गई हैं वो। और अच्छा, बात ये नहीं है कि केवल theories पे सवाल है, क्वेश्चन ये है कि वो theories दी किसने हैं। तो काइंड ऑफ अगर आपको थ्योरी के डीप इंटैक्ट्स नहीं भी पता, अगर आपको केवल थ्योरीज भी बता दी तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मतलब मैं ही कह सकता हूं कि एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है लेकिन एक डुएबल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड देयर प्रोपाउंडर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। पहला कह रहा है द गैसियस हाइपोथेसिस, एंड दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय द पर्सन कॉल्ड द कैंट, and the person, the name, the written is here is the Immanuel Kant. तो क्या इमैनुअल कैंट ने थ्योरी दी थी जो गैसेस हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। तो अगर मैं इस बारे में कहूं तो ये बिल्कुल ठीक बात है। द आंसर पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर रिलेशन is correct one, as this person is the Immanuel Kant, the famous philosopher, and he was the one who gave this theory that is called a gaseous hypothesis, under which it is considered that a long time ago it was all the particular rotation of some gases and some debris that were rotating between itself, and there was a time because of the gravity the debris and the gases they compact with each other and they created this planet that is known as the earth. तो gaseous theory जो है या hypothesis जो है वो किसने दी थी, कांट ने। After that comes the binary star hypothesis, and it was also correct because it was given by the person called Russell. तो यहाँ पे जो रसेल हैं वो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कैसे एक स्टार और उस स्टार का जो 99% मास है उसके अलावा जो बाकी का 1% मास है उसमें कैसे बाकी सारे प्लैनेट्स या बाकी सारा जो सिस्टम है उसका जन्म होता है, तो उसके बारे में बात होती है। सो दैट मीन्स बेसिकली द बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस इज रिलेटेड एंड इट वाज गिवन बेसिकली बाय द रसेल। आफ्टर दैट द अदर वन इज द प्लैनेट azimuthal hypothesis, and again this one is correct because it was given by the Chamberlain, and under this particularly he told us that how these all planets were organized and how they were formed, and they are basically revolving around the sun for the long time, and how this particular star is working as the center of these planets. So ये सारी बातें जो है इन सारी थ्योरीज में बताई गई हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी थ्योरीज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मैच होती हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपको क्या लगाना था, द आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3। हाँ, ये बात जरूर याद रखिए कि इस बार सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। पिछले सेशन में, पिछले एग्जाम में जो 2025 का सेकंड सीडीएस एग्जाम या एनडीए एग्जाम था, वहां पर हमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं देखने को मिले थे, स्पेशली सीडीएस में नहीं देखने को मिले थे फ्रॉम द सोलर सिस्टम और द universe part, but this time we got the questions. So it is quite important that we should do these type of topics. So the question is from the universe part. The answer for this question is the first, second and third. Okay, the next one is basically the question is coming from the geomorphology part of the geography, and it is asking you about the rocks that are called the igneous rocks, that which of the following statement is correct. So it is asking you, when magma cools deep in the earth's interior, it results in the formation of a fine grained igneous rocks. Basalt is a type of intrusive igneous rock. Most of the minerals of the igneous rocks are silicates, and extrusive igneous rocks often undergo lithification. अब यहाँ पे पहली बात आप याद रखिए, वो करेक्ट पूछ रहा है, यानी
यहां पर एक बात मुझे बहुत क्लियर है कि 3 स्टेटमेंट मेरे पास इनकरेक्ट है, बस मुझे वो इनकरेक्ट वाली बात ढूंढनी है कि वो क्या है। जैसे बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर आप जानते हो तो बसाल्ट हमें कहां पे मिलता है देखने को? बसाल्ट हमें देखने को मिलता है ओशन फ्लोर पे, ओशन फ्लोर पे। और ओशन फ्लोर पे अगर हमें बसाल्ट देखने को मिलता है तो ओशन फ्लोर जो है वो बनता कब है? वो तब बनता है जब नीचे से मैग्मा बाहर निकलता है, ओशन फ्लोर को रिफ्ट करता है और एक नया ओशन फ्लोर बनता है। और अगर ओशन फ्लोर का जो बाहरी हिस्सा है जिसको हम बॉटम ऑफ ओशन कहते हैं, अगर वो बसाल्ट है तो यानी बसाल्ट एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होगा या इंट्रूसिव होगा? ऑब्वियस बात है एक्सट्रूसिव होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है? इट इज एन इंट्रूसिव। तो आंसर ये वाला पॉइंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी स्टेटमेंट तो खत्म हो गया। अब आइए बाकी पे। When magma cools deep in the earth's interior, it results in the formation of a fine-grained igneous rock. क्या जो हमारी मैग्मा जब कूल डाउन हो जाती है तो क्या वो बहुत ही छोटे ग्रेन्स के रूप में दिखाई देती है या एक प्रॉपर एक कोएगुलेटेड स्टोन के रूप में दिखाई देती है? तो हमें सिंपल सी बात पता है कि कोएगुलेटेड होती है और उसी से प्रॉपर धीरे धीरे आपके बाकी के फॉर्मेशंस बनते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या आगे के सब। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड नहीं होगा बल्कि कोएगुलेटेड इग्नियस रॉक्स यहां पे बनेंगे। अच्छा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज लिथिफिकेशन प्रोसेस जो है ये पर्टिकुलरली तब काम करता है जब आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं वो एप्रोप्रिएट हो, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल आपको मिल रहा हो, तभी आपका लिथिफिकेशन प्रोसेस काम करता है, तभी आपकी जो इग्नियस रॉक्स हैं वो एक लेयर के रूप में इरोड होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि बात कर रहा है मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर सिलिकेट्स। और अगर आप जानते हो तो आपको पता होना चाहिए, जब हम पढ़ते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर तो उसमें हम पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में, हम पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सियाल। मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सियाल और सीमा से आपको क्या पता चलता है कि दोनों में ही हमें एक चीज देखने को मिलती है, कॉमन चीज, दैट इज द सिलिकॉन। दैट मींस अगर हम मिनरल्स में बात करें, इग्नियस रॉक्स में बात करें, तो बहुत बड़ी जरूरत है कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सिलिकेट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सी ऑप्शन। मैं जानता हूं अभी देख के क्वेश्चन को करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये डुएबल था, क्वाइट गुड क्वेश्चन इट वाज, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन इट वाज, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस वन इज द थर्ड वन, दैट इज द सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन अगेन कमिंग फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट, एंड दिस टाइम दे फोकस बेसिकली ऑन द रॉक्स फॉर्मेशन. So again the question is coming from the metamorphic rocks. So in metamorphic rocks it is saying that orthometamorphic rocks are formed from the igneous rocks. जो orthometamorphic rocks होती हैं वो igneous rocks से बनती हैं. दूसरा कह रहा है intense heat of the intruding magma results in the metamorphism of the surrounding rocks, a process known as the dynamic metamorphism. मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर वो ऑलरेडी एक बात कह रहा है intense heat of intruding magma, यानी वो ये कह रहा है कि यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहा है वो क्या है? हीट. हीट का मतलब क्या हो जाएगा कि कौन सा फैक्टर यहां पे काम कर रहा है? दैट इज द टेम्परेचर. दैट मींस कि अगर वो कह रहा है कि इंटेंस हीट ऑफ इंट्रूडिंग मैग्मा रिजल्ट्स इन द मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक्स, तो यानी ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली आपका डायनामिक प्रोसेस तो नहीं होगा, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म नहीं होगा, बल्कि आप इसको क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो थर्मल मेटामॉर्फिज्म. ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म का पार्ट होगा, क्योंकि डायनामिक का मतलब होता है कि कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स काम कर रहे हैं, बट यहां पे केवल एक ही फैक्टर वो बता रहा है, दैट इज द हीट. हाँ, अगर वो ये कह रहा होता कि हीट के साथ साथ रिवर वाटर, या फिर वो कह रहा होता रेनफॉल, या फिर वो कह रहा होता विंड, ये डिफरेंट फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तब मैं ये कह सकता था दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायनामिक मेटामॉर्फिज्म. तो यहां पे अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. अब आते हैं इस पॉइंट पे, दैट ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स. ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली वो बात कर रहा है जो
आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो एक्सटर्नल या सबसे लास्ट वाली जो मेटामॉर्फिज्म होती है उस प्रोसेस की वो बात कर रहा है। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, सेकंड वाला गलत हो जाता है। आपका आंसर क्या होगा? ओनली 1। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर किया आपने तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन देखिए काफी कुछ था करने के लिए। Okay, now we have considered the following statement regarding the volcanic cones. Okay, now again the question is still in the geomorphology part. Geomorphology इस बार थोड़ा भारी रहा over the climatology. Climatology से सवाल एक आध देखने के लिए मिला, दो एक देखने के लिए मिले, but basically geomorphology ज्यादा फोकस रहा। पिछली बार climatology ज्यादा फोकस था। देखते हैं। During volcanic eruption, acid lava cones are formed by highly viscous lavas. भाई कह रहा है कि जो एसिड लावा कोन्स होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान बनते हैं बहुत ही हाईली विस्कस लावास होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमें सही दिखाई देता है? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि जो विस्कस लावा होता है उसकी मोबिलिटी बहुत कम होती है, और मोबिलिटी कम होने की वजह से जो कोन्स होते हैं वो बन जाते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट थिंग। इसीलिए आपके जो कॉनिकल टाइप वॉल्केनोज होते हैं उसमें कैसा लावा होता है? एसिडिक होता है, और वो ज्यादा दूर फैल नहीं सकता, तो इसीलिए वो कॉनिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। दूसरा कह रहा है द विस्कस लावास हैव हाई मोबिलिटी एंड कैन ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने आपको अभी कहा कि अगर एक लावा है वो विस्कस है, विस्कस का मतलब आप पहले तो ये समझिए दो तरह की चीज होगी, या तो फ्लूडी होगा या विस्कस होगा। विस्कस का मतलब होगा कि खाड़ापन, मतलब कि जैसे अगर आप मैंगो लीजिए और मैंगो का पल्प निकाल लीजिए और पल्प को आप रख दीजिए, तो क्या वो पल्प विस्कस है या एकदम से बिल्कुल फ्लूडी है? विस्कस है। लेकिन उसी पल्प को अगर मैं पानी के साथ मिक्स कर दूं और फिर मैं उसको ग्राइंड करके बनाऊं तो आपको क्या दिखेगा? थोड़ी उसमें लिक्विडिटी आ जाएगी, फ्लूडी बन जाएगा, वो बहने लगेगा। अगर और ज्यादा पानी मिला दूं तो और ज्यादा फ्लूडी बन जाएगा। सो द पॉइंट इज, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो कह रहा है दैट विस्कस लावा have high mobility. Acid lava results in the formation of high cones with steep slopes. बिल्कुल ठीक, ये पहला वाला स्टेटमेंट है, उसी को काइंड ऑफ ये करेक्ट कर रहा है। फिर कह रहा है कंपोजिट कोन्स आर द हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा, सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ठीक होगा। तो मेरा जो आंसर मुझे लगाना था दैट वुड बी द ऑप्शन सी। अगर मैं एक चीज और देखूं, अगर मुझे पता चल गया था कि सेकंड वाला ऑप्शन मेरा गलत है, तो सेकंड वाले ऑप्शन के हिसाब से भी मैं कर सकता था, क्योंकि ये भी एलिमिनेट हो जाता, ये भी एलिमिनेट हो जाता, और यहां पर ये भी एलिमिनेट हो जाता। माय आंसर वुड बी सी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन कमिंग अगेन फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी। अभी भी जियोमॉर्फोलॉजी में हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिकल वेदरिंग। More compact and highly consolidated rocks are least affected by the freeze-thaw weathering. भाई ये कह रहा है कि जो freeze-thaw weathering होती है, freeze-thaw weathering का मतलब क्या है कि जब आपकी बर्फ जमती है और बर्फ पिघलती है तो उसकी वजह से जो वेदरिंग होती है, मतलब उसकी वजह से जो चट्टान है उस पे इफेक्ट आता है, उस पे इंपैक्ट आता है, वो इरोड होना शुरू होती है ना। तो मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्रीज दो वेदरिंग। ये कह रहा है कि जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट रॉक्स होती है वो यहाँ पर ज्यादा इस चीज से उन पे प्रभाव नहीं पड़ता, उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगा? ये बिल्कुल ठीक होगा। जितनी ज्यादा आपकी जो रॉक्स हैं कॉम्पैक्ट होंगी, जितनी ज्यादा या आप कह सकते हो इग्नियस टाइप आप कह सकते हो होंगी, सेडिमेंट्री होगी, तो ऑब्वियस बात है पड़ेगा। इसीलिए आपके जो हिमालयाज हैं वो अब भी इरोड हो रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल एक्शन। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा कह रहा है शटरिंग ऑफ रॉक्स इज मोर कॉमन इन द हॉट डेजर्ट। ये भी बिल्कुल ठीक होता है। क्यों? क्योंकि बार बार जो इतने ज्यादा टेम्परेचर की हवाएं और थोड़ी बहुत जो बारिश होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो बबल्स बनते हैं आपके रॉक्स के बीच में वो वेपराइज होते हैं, और जब वो वेपराइज होते हैं तो वो पूरे के पूरे जो रॉक होती है, रॉक के पूरे हिस्से को ही शैटर कर देते हैं, वो अलग हो जाता है। सो इन दैट केस ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है द क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सोफिलिएशन।
क्रिस्टलाइन रॉक्स जो होती है वो एक्सोफिलिएशन का एक बहुत ही प्रॉन एग्जाम्पल होता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है वो एक्सोफिलिएशन से। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो गाइज ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रॉक्स होती हैं, जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं बेसिकली, उन पे जब एक्सोफिलिएशन होता है, जब टेम्परेचर और रेनफॉल या वाटर की जो इंपैक्ट पड़ता है उसकी वजह से वो शीट की तरह हटने शुरू हो जाते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेसिकली उसने आपसे जियोमॉर्फोलॉजी में यहाँ पे उसने आपसे टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स नहीं पूछे, बल्कि उसने डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस उसने आपसे इनडायरेक्टली पूछे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको इस पॉइंट के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपने किया होगा। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी पार्ट, और क्लाइमेटोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं इन्वर्जन, पर्टिकुलरली द एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम बात करते हैं कि जैसे हम एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं, जब हम हाई इन द स्काई जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, बट ड्यूरिंग द विंटर्स देयर इज अ टाइम कम्स दैट, और ड्यूरिंग द क्लाउडी डे देयर इज अ टाइम कम, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। तो दिस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये उसी पे बात कर रहा है, यहाँ पे ये सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है। कह रहा है द ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज आल्सो टर्म्ड एज द रेडिएशन इन्वर्जन। जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन है उसको हम रेडिएशन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब ऊपर आपके जो स्काईज होते हैं, जब वो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर फिनोमेना और बिकॉज ऑफ क्लाउड्स जब वो भर जाते हैं, तो जो ग्राउंड का रेडिएशन होता है बेसिकली वही ये काम करता है कि वो आपके आसपास के रीजन्स के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट्स इन द सरफेस इन्वर्जन, ये तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक तरह से एजर्शन और रीजन वाला स्टेटमेंट है कि भाई इस वजह से ये चीज होती है। तो सरफेस इन्वर्जन टेम्परेचर मतलब जब होता है तो ऑब्वियस बात है कि जो आसपास के रीजन होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ने लगता है, मतलब नेगेटिव लैप्स रेट होने लगता है। जैसा मैंने कहा, लैप्स रेट क्या होता है? जब आप अप इन द एटमॉस्फेयर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन नेगेटिव लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट भी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, okay, next question is coming from the vegetation part. That means this question is again coming from the climatology part, and they are asking you about the different type of species of trees that are related to different type of forest types. So अब देखो यहाँ पे इस तरह के मैचिंग क्वेश्चन में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपको एक आध के बारे में भी बताया सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो बात हमें पता होनी चाहिए थी वो क्या है? वो है कि लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम्प्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मार्श एरिया, यानी जो डेल्टा वगैरह के रीजन्स होते हैं, और ऐसे रीजन्स में हमें क्या मिलते हैं? सुंदरबन। और बेसिकली जो सुंदरबन होते हैं वही बेसिकली आपके क्या है यहाँ पे? सोनेराटिया। तो यानी अगर आपको बी का 3 अगर मैं करूं तो बी के साथ अगर 3 आता है तो कौन कौन से में आता है? या तो ए में आता है या फिर डी में आता है। यानी ये वाला भी खत्म और ये वाला भी खत्म, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब आते हैं बाकी पर। अब मुझे ये देखना है कि बाकी कौन से सही हो जाएंगे। देखो सी का 2 हो जाएगा, ये भी मुझे पता चल गया क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यानी जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वो किसके साथ जाएगा? खैर के साथ। यानी ये आपका थोड़े से डेजर्टेड एरियाज में पाया जाता होगा, तो ये भी चला गया। अब बचा आपका रोजवुड एंड केल। अब एक बात सुनो, यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट की बात हो रही है। एल्पाइन फॉरेस्ट बेसिकली कौन से होते हैं? जो हमारे हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट कौन से होते हैं? जो हमें आपके कहां पे देखने को मिलेंगे? जो हमें देखने को मिलेंगे केरला या कर्नाटका जैसे रीजन्स में। और अगर आपको इतना पता है तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स होते हैं, सैंडलवुड, रोजवुड, ये आपके एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल होते हैं कर्नाटका केरला साइड के, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के। यानी ए का क्या आंसर बनता? ए का आंसर बनता 4। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे साथियों आपका जो सही आंसर यहाँ पे बनेगा दैट विल बी आंसर ए ऑप्शन। यानी केल किसके साथ जाएगा? केल जाएगा आपका
हिमालयाज के साथ। सो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो स्पीशीज के नाम हैं वो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर साइंटिफिक स्पीशीज के नाम पे दे दिया गया। और कई बार ऐसे पेड़ पौधे हमने नहीं सुने होते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत करने की कोशिश की गई होती तो मैचिंग के हिसाब से, एलिमिनेशन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, okay, next question is coming once again from the Indian geography, and this time they are asking you about the some statements regarding the northwestern Himalayas. Northwestern Himalayas की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो बात कर रहा है किसकी, करेवाज। करेवाज मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में बात करता हूं, जब हम एलुवियल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, तब मैं करेवाज की बात करता हूं। जब हिमालयाज की बात होती है तब मैं करेवाज की बात करता हूं। करेवाज बेसिकली इज फेमस फॉर सैफ्रॉन कल्टीवेशन, ये सैफ्रॉन के लिए फेमस है। एंड क्या कह रहा है, करेवाज फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद द मोरेन्स। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि करेवाज कब बनते हैं, करेवाज वहीं पे बनते हैं जहां पे ग्लेशियल टाइप लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वहां पे जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसकी वजह से जो लक्सटाइन डिपॉजिट्स हैं वो होते हैं, और ये लक्सटाइन डिपॉजिट्स अपने साथ क्या लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये आपका क्ले या थिक ग्लेशियल क्ले लाइक डिपोजिशन भी लेके आते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है पेंगोंग सो एंड सो मोरिरी इन लद्दाख आर द फ्रेश वाटर लेक्स। देखो एक हद तक अगर ये पेंगोंग सो के बारे में बात करता तो ठीक है, बट सो मोरिरी जो है ये एक एंडोहर्मिक लेक है। एंडोहर्मिक का मतलब इसमें पानी आता तो है लेकिन एग्जिट नहीं करता, यानी कोई रिवर नहीं बनती, और रिवर नहीं बनती तो यानी जो पानी है वो पड़ा रहता है, और बस दो चीज होती है, पानी आ रहा है इवेपोरेट हो रहा है, पानी आ रहा है इवेपोरेट हो रहा है। ऐसे होते क्या होता है कि जो लेक है वो क्या हो जाती है, सलाइन हो जाती है। तो उस वजह से अगर आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है द रिवर झेलम एग्जिबिट्स द मियांडर्स इन द कश्मीर वैली। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि याद रखिए वैलीज और प्लेन्स में जो रिवर्स बहती हैं वो जब अपनी मैच्योरिटी पर आने लगती हैं तो क्या बनाती हैं, मियांडरिंग करती हैं। सो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मींस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, दिस वॉज अ डुएबल क्वेश्चन, आपको ये करना चाहिए था यहाँ पे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सभी बच्चों को। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ ड्रॉट्स इन इंडिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ चला गया है, क्योंकि ये डाटा एंटाइज्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डाटा समझना होगा, दैट अबाउट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन डाटा इज गिवन। तो पहला कह रहा है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट अकर्स व्हेन अ मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75%। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत का जो IMD है वो यही कहता है कि अगर मीन एनुअल रेनफॉल 75% से कम रहता है तो वो उसको क्या कंसिडर करते हैं, एज अ ड्रॉट कंसिडर करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दूसरे पे आते हैं, कह रहा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट अराइजेस आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस। एग्रीकल्चर ड्रॉट जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से आता है। मॉइस्चर स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब हमारी मिट्टियों को एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ना मिले, ऐसी कंडीशन में हमारी जो मिट्टी है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि जो आप पानी देते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर एनुअल रेनफॉल कम हो जाती है तो जो नेचुरली उसको जो मॉइस्चर मिलता है वो कम हो जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कम हो जाता है, एंड दैट बेसिकली इंपैक्ट्स द मॉइस्चर स्ट्रेस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू द मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, ये गलत हो जाता है, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर जो ड्रॉट है वो केवल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट पे डिपेंड नहीं करता, यानी आपके रेनफॉल पे ही केवल डिपेंड नहीं करता, बेसिकली आपके रिवर्स और आपके ग्राउंड वाटर लेवल पर भी डिपेंड करता है, और आपके इरिगेशन टाइप्स ऑफ इरिगेशन पर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड ओनली।
क्वाइट मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन दिस वाज, ठीक है। अगर किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चंस थे करने के लिए। आगे देखते हैं, लाइक दिस वन। इस तरह के क्वेश्चंस काफी अच्छे लगते हैं तब तक जब आपको पता हो एक दो के बारे में, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, एक तरफ उसने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया है और दूसरी तरफ उसने लोकेशंस पूछी है। अब केवल एफआरआई पूछता तो आप सीधा लगा सकते थे, क्योंकि हम सबका सपना आईएम में है और आईएम में के बराबर में पाया जाता है एफआरआई। लेकिन उसने एफआरआई नहीं पूछा, उसने एफआरआई से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स पूछे हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहैबिलिटेशन। अब अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहली बात तो ट्रॉपिकल का मतलब हुआ कि अगर ये हमारा इंडिया है तो हम जानते हैं कि यहां से कैंसर गुजरती है, और ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला रीजन ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो मेरा ये अनुमान हो सकता है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं ये एनालाइज कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यही होना चाहिए। अब अगर आप थोड़ा सा देखो ध्यान से तो आपको इन सारे ऑप्शंस में एक ऐसा रीजन दिखाई देगा जो थोड़ा इसी के आसपास दिखाई देगा, दैट इज द जबलपुर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि आपको जबलपुर दिखाई देगा। अब जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है, तो अगर आप देखोगे तो ए के साथ क्या जाएगा, ए के साथ जाएगा जबलपुर, यानी ए के साथ 3 हो जाएगा, यानी ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो एक तो चला गया, अब मुझे बाकी सब में से देखना है कि बाकी सब में से अगर मैं बी सॉल्व कर लूं या सी सॉल्व कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी डी का मुझे पता चल गया, डी का मुझे क्या पता चल गया कि जो डी है वो कहां जाएगा, वो जाएगा प्रयागराज में। तो ये तो 2 चले गए। अब बचे रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही सामने ही लिखा है, दैट इज द जोरहाट। और फिर अगर बात करते हैं हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आ जाता है आपका शिमला। तो सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, तो 3, 2 एंड 4 एंड 1। आई होप ये आंसर क्लियर होगा सभी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Okay, next question is coming from a very important topic that is called the pedology and that is called the soils. Soils पर बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे बात आती है ब्लैक सॉइल्स की, एंड ब्लैक सॉइल्स कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यू के मेजॉरिटी ऑफ पार्ट को कवर करता है। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, some areas of Andhra Pradesh and apart from that some areas of Telangana as well आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेक्कन प्लेट्यू का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ये कवर करता है, दैट इज अ थिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बात करते हैं आगे तो क्या कह रहा है, ऑल्सो नोन एज रेगुर, ये भी बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। दे आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्पेरिमेबल, यानी थोड़ा सा क्लेई स्ट्रक्चर होता है, जो इसके ग्रेन्स होते हैं वो पतले होते हैं, जो पर्टिकुलरली ग्रेन्स हैं वो डीप और इम्पेरिमेबल होते हैं। तो वो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो ग्रेन्स हैं उसमें बेसिकली पानी जाने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत जल्दी मॉइस्ट हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। थर्ड पे बात करते हैं, सिंस दे आर इम्पेरिमेबल रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो, ये गलत है, क्योंकि ब्लैक सॉइल केवल कॉटन के लिए नहीं, आपकी बाकी सभी प्रकार की सॉइल्स के लिए बनी है। जैसे ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में हम इसमें एग्रीकल्चर में अगर देखें तो गन्ना भी यहाँ पे उगाया जाता है, तो उसमें भी ये फायदेमंद होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ दिहांग इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यार ये तो क्लास में पता नहीं मैंने कितनी बार बात की है कि जो रिवर है सांगपो, जो सांगपो रिवर है वो जब इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया में एंटर करते हुए उस रिवर का नाम क्या पड़ जाता है, नाम पड़ जाता है दिहांग। दैट मीन्स दिहांग पास से ये रिवर इंडिया में एंटर करती है। सो इफ वी कम लेटर, यही दिहांग से जब एंटर करते हुए आगे बढ़ती है तो एक जगह होती है जिसका नाम है सदिया, और सदिया में इसमें 2 रिवर्स मिलती हैं, दैट इज दिबांग एंड लोहित।
जिसके बाद इसको नाम मिल जाता है ब्रह्मपुत्र। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए था, और अगर किया है तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम द रिवर दिस टाइम। देखो अगर बाकी टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट दिए हैं तो रिवर्स पे उन्होंने आपके ऊपर हाथ थोड़ा हल्का रखा है, हल्का लेकिन तब जब आपने रिवर्स को अच्छे से पढ़ा हो, है ना। शिप किला, शिप किला हमने बहुत बार पढ़ा है दैट इट इज अ पास इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन बहुत कम ये लोग जानते हैं कि शिप किला इज द पॉइंट जहां से सतलज रिवर, जहां से सतलज रिवर जो है वो भारत में एंटर करती है। सो सतलज रिवर आती कहां से है, तो ये आती है राकस लेक के पास से और इंडिया में एंटर करती है शिप किला से। सो आंसर क्या हो जाएगा, द सतलज वैली। भाई अगर कंफ्यूजन होना था तो या तो चुंबी में होता है या सतलज में होता है, लेकिन शिप किला के पास सतलज है तो ना तो ये होगा ना ये होगा ना ही ब्रह्मपुत्र होगा। द आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज सतलज। ठीक है, okay, this one, during the chemical weathering when the minerals in the feldspar change to kaolinite clays the process is termed as। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट, एंड दिस टाइम दे हैव आस्क्ड यू द टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एंड प्लीज रिमेंबर कि जब हम बात करते हैं फेल्डस्पार चेंज टू कैलोनाइट क्ले, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हाइड्रेशन प्रोसेस। क्योंकि कैलोनाइट क्ले ये तब बनता है जब बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है पानी का, क्योंकि क्ले जो है वो बहुत ही फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं आपके रॉक्स के, और वे तब बनते हैं जब बहुत ज्यादा पानी का इंपैक्ट पड़ता है किसी प्रकार के फेल्डस्पार पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज हाइड्रेशन। ओके ओके, दिस क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हालांकि जैसा मैंने कहा कि अगर आपको थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी डिफिकल्ट दिया इस बार, तो उन्होंने जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वहां पे थोड़ा इजी रखा हैंड अपना। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो रणथंभौर राजस्थान में बहुत बार सुना है, गिर फॉरेस्ट फेमस फॉर लायंस गुजरात में, एंड नंदनकनन उड़ीसा में। लेकिन एक बारी के लिए कंफ्यूजन इसमें और इसमें हो सकता था, लेकिन मुझे पता है कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड इट इज फाउंड इन मणिपुर, और ये मणिपुर में मिलता है। तो किबुल लामजाओ की बात अगर मैं करूं तो किबुल लामजाओ मणिपुर में है, यहाँ पे क्या लिखा है, अरुणाचल। तो आपका आंसर क्या हो जाता, डी ऑप्शन हो जाता। वेरी इजी क्वेश्चन दिस वाज, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किया होगा, अगर नहीं किया तो यार थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट वन इज कमिंग फ्रॉम द मिनरल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या पूछ रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। तो देखो वैसे तो ये सारी की सारी ही कोल कंपनीज हैं, लेकिन वो सबसे पुरानी की बात कर रहा है कि सबसे पुरानी कोल कंपनी जो है इसमें से कौन सी है, जो कि शुरुआत हुई थी आपकी 1882 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। और अगर मैं बात करूं भारत में कोल की जो एक्सकेवेशन है वो कब शुरू हुई थी, तो वो शुरू हो गई थी 1774। जी बिल्कुल, आफ्टर द बंगाल कॉन्क्वेस्ट आपका कोल एक्सकेवेशन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। After this, let's come to another one. So now next question is from the oceanography, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, the difference in water density is the main cause for the formation of ocean currents। भाई पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो कह रहा है water density is the main cause for the formation of ocean current। भाई सिंपल सी बात सोच के देखो, जब वाटर में डिफरेंस होगा, डेंसिटी का ही डिफरेंस होगा, या प्रेशर का होगा, टेम्परेचर का होगा, सैलिनिटी का होगा, यही वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो ओशियंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना। तो ओशन करंट्स कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करेगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन, अच्छा डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी भैया, तो सैलिनिटी पे या टेम्परेचर पे या प्रेशर पे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक आ जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट बहुत ईजी थे। एज अ रूल ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर डेंसिटी टू द एरियाज ऑफ लोअर डेंसिटी एज वाटर। ये थोड़ा यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये वाइस वर्सा होना चाहिए। जो लोअर डेंसिटी है वहां से हायर डेंसिटी जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप इक्वेटर पे हैं, तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेट हुआ, पानी भी स्वेल अप कर गया, तो डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हुई। पोलर एरियाज में ठंड है, पानी भारी हुआ, डेंसिटी ज्यादा हुई। तो करंट्स कहां से कहां चलते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, क्योंकि पानी ऊपर से इंक्लाइनेशन से नीचे जाएगा। सो लोअर डेंसिटी टू
हायर डेंसिटी। तो आंसर ये वाला जो है ये गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट मीन्स 1 and 2 ओनली। ठीक है, अगर ये किया होगा तो बहुत अच्छा, एक डुएबल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से करना चाहिए था। ओके, लेकिन क्वेश्चन में खेला बहुत अच्छा है, उसने प्रेशर की जगह पर क्या पूछा, डेंसिटी पूछा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था एंड अकॉर्डिंग टू मी डुएबल क्वेश्चन था। क्या है, सरगासो सी। सरगासो सी हम सब जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है, और नॉर्थ अटलांटिक की अगर बात करें तो इट इज अ ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। ये एक लौता सी है जो लैंड बाउंड्री के बिना पाया जाता है। तो बिल्कुल सी सही बात है, क्योंकि हम जनरली जब भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं लैंडलेस सी कौन सा है या कोस्टलेस सी कौन सा है, तो वो है आपका सरगासो। सरगासो सी रिकॉर्ड्स द लोएस्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशन। ये प्रॉपर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जगह ही इसलिए फेमस है कि सबसे ज्यादा सलाइन एरियाज में से एक है। करेक्ट पूछा है, आंसर क्या होना चाहिए था, ए ऑप्शन, दैट इज 1 ओनली। Okay, after this basically the next question is about the tides. The question is coming again from the oceanography and it is asking you about the tides, the different type of tides. ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो हम जनरली दो ही टाइड्स की बात करते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, है ना। क्या होता है भाई, सन है, मून है और अर्थ है। एक तो ये वाली सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, सन है, अर्थ है और मून है, या फिर सन है, अर्थ है और मून है। यही दो तीन सिचुएशंस होती हैं। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको पहला क्या दिख रहा है, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड एक्चुअली में क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट टाइड्स होती हैं। और स्प्रिंग टाइड हाईएस्ट टाइड्स कब आती है, जब सन, मून एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन। यानी ये वाली जो दो सिचुएशंस हैं इनमें क्या आती है, स्प्रिंग टाइड आती है। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा तो ये खत्म, ये खत्म, बात बची इनकी। यानी जो डी है, डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डी को देखोगे भी तो क्या कह रहा है, इक्वेनॉक्टियल स्प्रिंग टाइड्स। यानी इक्वेटर कहीं ना कहीं शब्द आ रहा है और स्प्रिंग शब्द आ रहा है। स्प्रिंग 6 महीने में एक बार आता है। तो यहां पे अगर देखोगे टाइड्स रिकरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स, तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा। आगे नाउ नीप टाइड्स। नीप टाइड्स क्या सिचुएशन होती है, ये वाली, जब ये एक क्वाड्रेचर के रूप में बैठे होते हैं। ठीक है, तो नीप टाइड्स यानी बी के साथ क्या आ जाएगा, बी के साथ आपका आ जाएगा यहाँ पे 1। बी के साथ आपका क्या आ जाएगा, 1। और एपोजियन, एपोजियन शब्द कहां से बना, एपोजी। और एपोजी का मतलब क्या होता है, व्हेन द अर्थ एंड द मून हैव द लार्जर डिस्टेंस, है ना। तो सी का क्या आ जाएगा, 2। तो सी का 2 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द आंसर फॉर दिस विल बी द डी ऑप्शन। डी विल बी द आंसर फॉर दिस वन। एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं ये कहूंगा डुएबल था। थोड़ा सा अगर पढ़ते तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम द human geography once again and the question is coming from the basically the ports. Okay, so क्या कह रहा है, दीनदयाल पोर्ट के बारे में बात कर रहा है, टाइडल पोर्ट कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड पोर्ट कह रहा है। वीए चिदम्बरम पोर्ट के बारे में कह रहा है आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर। और पारादीप पोर्ट कह रहा है नेचुरल शैलो वाटर पोर्ट। तो अगर मैं बात करूं दीनदयाल पोर्ट जो है, क्या ये टाइडल पोर्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दीनदयाल पोर्ट इज द पोर्ट दैट इज नोन एज द कांडला। और यही वो पोर्ट है जिसकी अगर मैं बात करूं, ये आपको कहां पे मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ में। और ये जो वो जगह होती है, यहाँ पे सबसे हाई टाइड्स आती हैं, तो ये टाइडल पोर्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज बेसिकली ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादातर पोर्ट्स कैसे हैं, नेचुरल। ये भी एक नेचुरल पोर्ट है, तो लैंडलॉक्ड होने का कोई मतलब नहीं है। विशाखापट्टनम इज अ लैंडलॉक्ड पोर्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो पारादीप पोर्ट इज अ नेचुरल शैलो वाटर, बिल्कुल नहीं। पारादीप पोर्ट किधर पड़ता है, ईस्टर्न साइड पे। तो कैसा पोर्ट है आपका, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। और ये क्या कह रहा है, नेचुरल। तो फोर्थ भी गलत हो जाता है। अगर फोर्थ गलत है और सेकंड गलत है तो यानी ये खत्म। उसके बाद अगर बात करें तो ये भी खत्म, और सेकंड गलत है तो ये भी खत्म। तो मेरे पास आंसर क्या बचा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है, आई होप यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे।
और यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे. सो दिस वाज द topic of CDS 1 2026 geography and you have learned a lot about these questions I guess. एंड यहाँ पर इन क्वेश्चन से आपको पता चला होगा कि आपको अगली बार के लिए कैसे तैयारी और बेहतर कर सकते हो. दिस टाइम द पेपर वॉज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड बट ट्विस्टेड इन द वे, बट बहुत से क्वेश्चंस आपने देखा डुएबल थे, किया तो बहुत अच्छा. अगली बार के लिए और बेहतर तैयारी कीजिए. बाकी अपना बेस्ट दीजिए. मैं फिलहाल चलता हूँ, मिलता हूँ अगले सेशन में. एंड जय हिंद गाइस.